Hello friends, my name is Signet Kumar Sinha. In this video, I am going to discuss about another head of income. As we know, there are 5 heads of income, like income from salary, income from house property, income from other sources, income from capital gain, and income from PGP. Now there are 5 heads of income. So I have covered my till my last video up to head income from other sources, income from salary, income from house property. Now in this video I am going to cover another heads of income, that is income from capital gains. ओके तो कैपिटल गेंस जो सेक्शन है, कैपिटल गेंस जो आपका हेड है, जिसमें हमको जानना ये पढ़ना है कि ये हमारा कब मेरा वो कोई इनकम कैपिटल गेंस हेड में चार्ज होगा और किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो ही जाकर के मेरा चार्ज होगा और क्या रेट पे मेरा टैक्स लगेगा अगर मेरा कोई इनकम कैपिटल गेन कैटेगरी का आता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो ठीक है, तो हमारा ऐसा अप्रोच होता है कोई भी ये जो भी आपके हेड्स उसको पढ़ने का, उसमें एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, जो हमको ये बताता है कि व्हेन माय इनकम विल बी क्लासिफाइड अंडर दिस हेड and how its calculation will be done and when it will be taxable. Okay, so let's start with section 45. Now section 45 states that any profit or gain arising from the transfer of capital asset effective in the previous year will be chargeable to income tax under the head capital gain. सिंपल बोल रहा है, any transfer of capital asset effected during the previous year and resulted in profit or gain will be chargeable under this head. ओके, तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हाट इज कैपिटल असेट, ये जानना पड़ेगा हम लोग को। सो सेक्शन टू क्लॉज 14 बात करता है मेरा कैपिटल असेट किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल असेट मेरा ट्रांसफर होगा तो ही जाकर के मेरा कैपिटल गेन होगा। तो इसके लिए हमको क्या समझने का जरूरत है, कैपिटल असेट क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल असेट का मेरा डेफिनेशन दिया हुआ है, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब कोई भी अगर असेसी इन द सेंस आप समझ लो, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था जब अपना इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वहाँ पे असेसी मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो कि लायबल टू इन विच आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड लायबल टू पे द टैक्स, लायबल टू फाइल रिटर्न आर असेसी। ओके, मोटा मोटी ऐसा असेसी हम बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ असेट, कैसा भी कोई असेट अगर वो हेल्ड करता है किसके पास, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन विल बी कॉल्ड कैपिटल असेट। सेकंड, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII which has invested in such security in accordance with SEBI regulation. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है, ठीक है, एज पर द सेबी रेगुलेशन, तो उसको भी हम बोलेंगे कैपिटल असेट। थर्ड, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, दैट इज 1 फरवरी 2021 के बाद अगर कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुआ है टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द term of such policy, then this kind of investment is also considered as a capital asset. Okay, now in case premium is payable by a person for more than one ULIP, that unit linked insurance policy issued on or after 1 February 2022 and the aggregate of such premium exceed 2.5 lakh for any of the previous year during the term of the ULIP, the exemption under section 10(10)D would be available in respect of any of those ULIP at the option of assessee whose aggregate premium payable does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year during their term. All other ULIP would be capital asset. So in simple, एक यूलिप का टर्म से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका टैक्सेबिलिटी भी आगे जाके आपको मिलेगा पढ़ने को। उससे पहले हम बताते हैं यूलिप क्या होता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते हैं जिसका हम लोग को प्रीमियम देना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा था कि सब कोई अपना ये क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवरेज करने की पॉलिसी ले रहा था, बहुत बहुत हाई वैल्यूज़ का, तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं चल रहा था। बट अब गवर्नमेंट इस पर नज़र डाला, उस पर एक यूलिप का कॉन्सेप्ट डाला कि अगर कोई भी असेसी एक यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, तो उस केस में अगर उसका जो प्रीमियम पे कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी नंबर ऑफ यूलिप्स,
अगर वो एक्सीड करता है 2.5 lakhs तब उसको हम टैक्सेबल मानेंगे अंडर, उसको हम बोलेंगे क्या, कैपिटल असेट, और उसके ट्रांसफर पे मेरा वो लगेगा आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि हमारा जो यूलिप में आपका अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास 10 यूलिप्स है और 10 यूलिप्स का अगर हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो 5 lakhs आता है, तो 10 में से हम ऐसा कॉम्बिनेशन खुद अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं कि ये 5 मेरा ऐसा जिसका एग्रीगेट मेरा कितना होना चाहिए, अप टू 2.5 लाख, तो उस पर जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उसको हमको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अदर देन दीज द यूलिप्स which are covered, which are not covered under 2.5 lakh limit of premium that would be taxable or that will be treated as capital asset. Okay, now comes to next point in this section, what is given like exclusion from definition of capital asset। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम कैपिटल असेट नहीं बोलते, लाइक स्टॉक एंड ट्रेड, तो बिजनेस का चीज जिसको हम लोग वो नहीं बोलते हैं आपका कैपिटल असेट। Personal effects excluding jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, sculptures, any work of art। पर्सनल इफेक्ट को हम लोग एक्सक्लूड किए हैं, जैसे कि मेरा कार है, ये सबको हम एक्सक्लूड किए हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है पर्सनल इफेक्ट्स की जिसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं, लाइक ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब कोई पेंटिंग है बहुत बड़ा, तो वो पेंटिंग को अगर आप किसी को बेचते हो, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ समझ लो बेचना, अगर किसी को आप बेचते हो उसको और उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है, अगर उसमें आपको गेन या प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेसिफाइड बियरर बॉन्ड, इस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको भी हम एक्सक्लूड किया अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में मेरे क्या पॉइंटर्स आ गए, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई एसएससी whether conducted business or profession would be my capital asset. Second, any securities held by FII as per the SEBI regulation, right? Any unit linked insurance policy issued on or after 1/2/2021, मतलब 1 फरवरी के बाद जो इशू हुआ है, और where the aggregate of the premium payable against the ULIPs exceed 2.5 lakhs, then this ULIP will be our capital asset. Now of course some of the exclusions are there, like exclusions क्या है मेरे, स्टॉक एंड ट्रेड को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बात नहीं करेंगे, पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी उसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। उसमें क्या है आपका, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड किया है, कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड को एक्सक्लूड किया है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया है, स्पेसिफाइड बियरर बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं, ये मेरा 100% कवरेज मॉड्यूल से है, तो वहाँ पे एक परफॉर्मा करके दिया है जिससे आपको क्लियरिटी और 100% मिलेगा कि इसका कैसे, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट क्या होता है, हमेशा जो भी हम काम करते हैं उसका मेरा एंड रिजल्ट हम सोचते हैं कि हमको क्या देना है, इट मीन्स कि हमको क्या प्रेजेंटेशन देना है, एग्जाम में मुझे क्या लिखना है। अगर उस अप्रोच को आप सोचते स्टार्ट से पढ़ते होगे तो आपको चीज़ें समझने में इजी होगी। जैसा कि मुझे अदर हिट्स में जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें मैंने ऐसे देखा है कि जो परफॉर्मा, आपको कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, आपको किस फॉर्मेट में कैलकुलेशन देना है। सो अगर स्टार्ट में ही अगर आपके पास वो कैलकुलेशन का बेसिस आपके दिमाग में बैठ जा रहा है, इट मीन्स यू आर इन गुड पोजिशन एंड यू हैव गुड कम्फर्ट एट द एंड कि आपका कंप्लीट हो गया। नहीं तो फिर ऐसा हो कि आप पूरा पढ़ जाओगे, लास्ट में समझ ही नहीं आएगा क्या करके देना है। ठीक है, तो इसके लिए परफॉर्मा एक यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसमें क्या है, फर्स्ट में इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अभी सिंपल बता रहे कि क्या है, इसमें ब्रॉड हेड्स आते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का एक कैटेगरी है, एक लॉन्ग टर्म का। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का कैटेगरी पढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का कैटेगरी में क्या हम फर्स्ट लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो हम जैसा बोले कि ट्रांसफर मतलब सेल है, तो अगर ट्रांसफर करके हैं किसी को हम अपना सेट, उसके बदले में जो हमको कंसिडरेशन मिल रहा है वो लेना है अपना, फिर उसमें से माइनस करना एक्सपेंडिचर इनकर्ड होलली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर लाइक ब्रोकरेज। समटाइम्स क्या होता है कि हमको ट्रांसफर करने के लिए बीच में कुछ दलाल होते हैं, उनको ब्रोकरेज भी देना होता है, तो उसको हम वहाँ माइनस कर देते हैं। तो नेट FBC लेते हैं अपना, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, इस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसमें एक चीज याद रखना, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ STT पेड नॉट अलाउड। STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का जो हम लोग पे किए हैं अपना ट्रांसफर के कारण, तो वो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो उस केस में हमको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया आपका। फिर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, फिर कुछ एग्जाम्पशंस हैं अंडर सेक्शन 54B एंड 54D, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो मेरे पास ब्रॉड कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन में दो चीज़ें ब्रॉड हैं। फर्स्ट कि हमको कैपिटल असेट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर कैपिटल असेट आइडेंटिफाई हो गया तो तुमको देखना है कि ये कैपिटल असेट है मेरा, ठीक है। कैपिटल गेन कब आएगा? अगर मेरा कैपिटल असेट का ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ है, देन ओनली कैपिटल गेन्स का बात आएगा। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे कि मेरे पास कैपिटल असेट है, चलो मेरा कैपिटल असेट मिल गया, तो आप चेक करेंगे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अगर ट्रांसफर हुआ है तो फिर वो किस कैटेगरी में फॉलो करेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा मेरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। इसका कंडीशंस आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मेरा जो परफॉर्मा होता है, तो हमको सिंपल, अगर ये दो तीन चीज़ें पता चल गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, उसका फिर हम कैलकुलेशन में आएंगे। कैलकुलेशन में क्या लेंगे हम कि कितना पैसा हमको मिला, जिसको हम बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से माइनस करते हैं नेट ब्रोकरेज चार्जेस और एनी अदर चार्जेस जो हमको उस ट्रांसफर के अगेंस्ट में इनकर हुआ है, उसको माइनस कर दिया, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब उसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम वो कैपिटल असेट जो अभी ट्रांसफर कर रहे हो कितने में एक्वायर किए थे उसको ले लिए। अब फिर उसमें अगर कुछ हम अपना इंप्रूवमेंट्स किए हैं तो उसको माइनस कर देंगे उसका कॉस्ट, तो हमको क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समटाइम क्या होता है कि इसका जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो लोअर आ रहा है एज कम्पेयर टू आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो उस केस में वो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, अब उसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिया हुआ है कैपिटल गेन साइड में। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसका दो एक सेक्शन है 54B एंड 54D, जिसको हम आगे चल के एग्जाम्पशंस का सेक्शन है वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो मेरा क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स निकल गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के लिए भी सेम प्रोसेस है, बट दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें। क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे लेना है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर उसको भी लेना है, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका खर्च हुआ वो इनटू CII फॉर द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कंज्यूमर क्या बोलते, इसको CII है आपका, एक इंडेक्स होता है। ओके, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें मेरा आगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं CII फॉर द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय CR फॉर द ईयर इन विच द असेट वाज अक्वायर्ड, तो उसको हम माइनस करते हैं, और प्रीवियस ईयर 2001 और 2001 और 2002 विच एवर इज लेटर। ठीक है, क्योंकि 2001 और 2 से ही मेरा ये स्टार्ट हुआ है, तो अगर उससे पहले का अगर मेरा एक्विजिशन है तो उस केस में हम CII ऑफ फॉर द 2001 और 2 का हम लेकर के उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 112A and in case of LTCG from transfer of bonds or debenture other than capital indexed bond or gold sovereign bond issued by RBI। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट भी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में अगर ट्रांसफर होता है तो उस केस में हम कंसिडरेशन लेते हैं, उसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं जो इनकर हुआ है हमको ट्रांसफर के केस में, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाता है। उसके बाद फिर हम उसमें से माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम जनरली माइनस करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं कंसिडर करते हम लोग। ठीक है, ये आ गया। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेते हैं, सेम वैसे कैलकुलेशन होगा। फिर आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, इसमें कुछ बाद भी कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रिस्पेक्ट में, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं रेट ऑफ टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स मेरा कैपिटल गेन्स हेड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अलग है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो उसका कुछ पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या? ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो 15% ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% लगेगा अगर STT पेड ऑन सेल, अगर शॉर्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर हम सेल के टाइम पे कर रहे हैं तो इन डैट केस मेरा क्या लगेगा? 111A मतलब 111 सेक्शन 111A बोलते हैं, उसमें कवर होता है वो, और उस केस में मेरा 15% का टैक्स लगेगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि अगर बहुत क्लियर देखोगे कि अभी ऐसा हो गया स्टॉक मार्केट की, कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है इक्विटी खरीद रहा है, बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस पर सीधा आपका 15% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो एक वो चीज़ हो गया। अब
short term capital gain arising from transaction undertaken in foreign currency on recognized stock exchange located in IFSC would be taxable at a concessional rate of 15% even though STT not paid in respect of such transaction. अगर मेरा इसमें एक और कंडीशन है इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट ऑफ टैक्स ऐसा आपका है कि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफर कर रहे हो या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को कर रहे हो, तो इन दैट केस रेट ऑफ टैक्स विल बी 15%, whereas in case of short term capital gains arising on a transaction of transfer of capital transfer of securities listed in recognized stock exchange located in IFSC, ठीक है, तो इन दैट केस 15% लगेगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वुड बी चार्जेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स. तो कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में दो है. अगर आपका 111A में कवर हो रहा है तो इन डैट केस आपका 15%. अगर 111A में कवर नहीं हो रहा है तो सेक्शन 111 में कवर होगा और वहाँ पे आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, लेट सपोज कि जैसे ज्वेलरी है, आज हम ज्वेलरी लिए और उसको 12 महीने से पहले ट्रांसफ़र कर दी, तो ज्वेलरी कैपिटल असेट ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे विद इन 1 ईयर. ठीक है, तो आगे कंडीशन 1 ईयर का हम एक्सप्लेन करते हैं. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो ये किस रेट पे टैक्सेबल होगा? ये 111 में कवर नहीं हो रहा है, ना ये यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का यूनिट है, ना ही यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ना यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है. तो ये अदर में हेड कवर हो रहा है सेक्शन 111 में, तो इसका टैक्सेबिलिटी होगा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से. नाउ अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, उस केस में अगर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? अगर वो सेक्शन 112A में कवर हो रहा है, in that case rate of tax would be like this: tax at the rate of 10% on LTCG exceeding 1 lakh on the transfer of following long term capital assets, like listed equity shares if STT paid both at the time of acquisition and transfer of such shares, unit of equity oriented fund and unit of business trust if STT paid on transfer of such shares. If such transaction is undertaken on a recognized stock exchange located in IFSC, LTCG would be taxable at 10%, where consideration for transfer received or receivable in foreign currency even though STT not paid in respect of such transaction, benefit or indexation not available. ठीक है, तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अगर आपका बन जाता है तो किस 112A वाला 112 जैसे 111A वाला था वैसे 112A वाला है, तो इस केस में रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है मेरा? अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है कोई सा भी लिस्टेड इक्विटी शेयर इफ STT पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एज बोथ एट द टाइम एक्विजिशन एंड बोथ एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर, इन दैट केस आपका क्या आएगा? 10% कर लगेगा एक्सीडिंग, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड करता है 1 लाख से ऊपर तब. ठीक है, अब बात करते हैं 112 सेक्शन 112. अगर कुछ जो 112 में कवर नहीं ए में नहीं कवर हो रहे हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है जो 112 में कवर होते हैं 1112. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मेरा क्या है? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी. रेट ऑफ टैक्स नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस. ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन और 20% availing benefit of indexation whichever is more beneficial to assessee. अदर असेट्स 20%. ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो इन दैट केस रेट ऑफ टैक्स इन जनरल, अगर आपको 112A में कवर नहीं हो रहा है तो इन दैट केस आपका रेट ऑफ टैक्स वुड बी 20%. एंड इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं. अगर आपका कुछ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लाइक प्राइवेट कंपनी का शेयर लिया आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है आपका वो कैटेगरी का, आप उसको बेच दे रहे हो 1 साल में, मतलब 1 साल के बाद बेच रहे हो, तो इन दैट केस आपका उस रेट ऑफ टैक्स लगेगा 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का है आपके पास अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड, तो 10% आप ले सकते हो, लगा सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, वेयर एज आप 20% लगा सकते हो बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, जो कि दोनों में से जो आपको बेनिफिशियल हो. और इसके अलावा कोई भी असेट बचता है तो इन दैट केस आपका टैक्स का रेट क्या लगेगा? 20%. ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 and 112A और short term capital gain taxable under section 111A shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subjected to tax. तो कभी कभी क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं. जैसे आपका मेरा कंप्यूटेशन बनता है, तो जब फर्स्ट लेक्चर बना रहे थे तो कंप्यूटेशन में आपका इनकम फ्रॉम सारे 5 हेड्स के इनकम आ गए. ठीक है,
अब पांचों हेड्स के इनकम निकल जाते हैं, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम निकल गया। अब टोटल इनकम के बाद हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को हम लोग क्या दिए हुए हैं, तो अभी हम लोग जैसे बता रहे थे आप लोग को कि मेरा टोटल इनकम आ गया, अब टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब जब टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बाद हमको देखना है कि कैसा वो है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, फिर देखना है कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फॉर्म पर्सन है, क्या है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ होता है तो उस केस में हम लोग कुछ एग्जाम्पशन देते, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दिया हुआ है। जैसे अगर 60 साल से कम है तो ओल्ड रिजाइन में क्या था आपका 2.5 लाख तक का कुछ नहीं लगेगा। अगर 60 और उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपका क्या लगता है, आपका 60 और 60 से ऊपर जा रहे हैं, अगर आपका एज 60 ईयर से 60 ईयर से ऊपर है तो इन दैट केस आपका क्या लगता था, मेरा यहाँ पे 3 लाख तक एग्जाम्पशन था। अगर उससे ऊपर 80 के क्रॉस कर रहे थे तो उस केस में आपका ज़्यादा था, 5 लाख तक का एग्जाम्पशन था। तो उसको बोलते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। अब न्यू रिजाइन में भी आपका है 3, 6, 9 अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, वहाँ पे 5% ये रेट है। तो अगर आपका कोई इनकम है, लेट सपोज कि मेरा इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111 वाला 2 लाख रुपए आ रहा है, मेरा एज तो 38 ईयर्स है लेट सपोज। तो इस केस में मेरा टैक्सेबल जो मेरा क्या बोलते हैं आपका क्या टैक्स बनेगा, ठीक है। तो इस केस में मेरे को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है आपका 2 लाख का, मेरे को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड है आपका 2 लाख तक का, 2.5 लाख तक का। तो ये तो फिर जो 2 लाख आया मैं टोटल इनकम, मेरा बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख तक का है, तो मैं इस केस में मेरे पे 0 टैक्स लगेगा, ठीक है। नो रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बी कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112 और 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A। तो मेरे पास 4 सेक्शंस हो गए आपका 112, 111, 111A, 112A। तो 112A, 111A और 112, ये 3 जो सेक्शंस हैं इसके रिस्पेक्ट में जो भी मेरा गेंस आ रहा है ना, उसमें से हम अपना चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अगर आप 10% टैक्स पे कर रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एज पर सेक्शन 112A विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, then in that case the rebate under section 87A will not be available. Now, in case of assessee pays tax under the default tax regime, enhanced surcharge of 25% would not be levied on dividend income, short-term capital gain taxable under section 111A, long-term capital gain under section 112A and 112. In case of assessee exercise option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC, enhanced surcharge of 25% would not be available, would not be levied on dividend income, short-term capital gain taxable under section 111A और long-term capital gain under section 112A और 112, ठीक है। तो उस केस में हमको वुड नॉट बी लेविड ऑन डिविडेंड इनकम, बट इस केस में वुड नॉट बी लेविड ऑन डिविडेंड इनकम। तो दोनों में से एक केस में आपका पेश करता है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो वुड बी अवेलेबल हो जाएगा आपको, बट अंडर द ओल्ड रिजाइम में वो अवेलेबल नहीं होगा। नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन पीरियड ऑफ होल्डिंग अब मेरा आता है। अब जो हम बता रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना, तो कब बनेगा। कैपिटल एसेट तो आप आइडेंटिफाई कर लिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट कब मानेंगे, अगर इफ फॉलोइंग असेट्स आर हेल्ड फॉर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। इसमें कुछ 3 कैटेगरी है आपका, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का। तो अगर 12 मंथ्स तक का अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है मेरा कोई भी असेट का, ठीक है, तो उसको हम क्या, ये 3 कैटेगरी के असेट्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। नहीं तो फिर अगर उसे 12 महीने से ऊपर जाता है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो इसमें 3 कैटेगरी के सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अदर देन मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जेडसीबी जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये कैटेगरीज के असेट्स हैं आपके, मतलब सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 24 मंथ्स वाले में। अगर आपका अनलिस्टेड शेयर्स है, लैंड और बिल्डिंग है, दोनों है आपके पास, अगर उसका आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका अगर अप टू 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब उसके बाद जो बच गया यूनिट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स अदर कैपिटल एसेट्स, तो 36 मंथ्स का कंडीशन देखेंगे, ठीक है।
Now, Section 45 provides that any profit or gain arising from the transfer of capital asset will be chargeable to the income tax in the year in which the asset transfer took place. ठीक है, तो मेरा सेक्शन 45 बताता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो चार्जेबल होगा इनकम टैक्स का इन द जिस ईयर में मेरा एसेट का ट्रांसफर हुआ है. बट कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे मेरा एसेट का ट्रांसफर वाला ईयर को नहीं मानते हैं कि जब उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, बट जिस टाइम में हमको एक्चुअल में रिसीव होगा पैसा तब हमको उसको टैक्सेबल मानेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 47 कंटेन्स गिव्स द इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. तो ट्रांसफर हम बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर का कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको हम बताते हैं क्या है. सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन: द सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन, अपना राइट्स को छोड़ दें किसी प्रॉपर्टी पे कैपिटल एसेट्स पे, तो उसको भी हम ट्रांसफर बोलेंगे. कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर द लॉ. कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है बट आपका उस रास्ते में आपको प्रॉपर्टी आता है तो उसको गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करता है, बदले में आपको पैसा देता है, तो उसको भी हम ट्रांसफर बोलते हैं. तो ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट में कन्वर्ट द सेम इनटू द स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम. सच कन्वर्जन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. समटाइम्स क्या होता है कि अपना जो कैपिटल एसेट है उसको अपना स्टॉक बना लेते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब उसी का बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं. ना उसके बाद द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड का जो मैच्योरिटी होता है, रिडेम्पशन होता है, उसको भी हम ट्रांसफर बोलते हैं. पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम्स पोजेशन ऑफ द ह्यूमन प्रॉपर्टीज गिवन इन कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं आपका ट्रांसफर बोलते हैं. लास्टली देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव नॉट इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी. मतलब अगर कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे मेरा अपना जो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट है ये सब हम किसी और को ट्रांसफर करें तो उसको भी हम ट्रांसफर बोलते हैं. नाउ स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कब मेरा स्कोप में आएगा, कैपिटल गेन्स में आएगा, और कब हम उसको चार्जेबल करेंगे. इन जनरल हम बात करें तो चार्जेबिलिटी मेरा जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होता है तो उसका नेक्स्ट असेसमेंट टैक्सेबल हो जाता है. बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है बट जिस समय वो ट्रांसफर हो रहा है उसी समय ही उसको हम टैक्सेबल करेंगे. तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर कैपिटल इफेक्ट इन द प्रीवियस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक्स प्लेस. राइट नाउ इंश्योरेंस रिसीट. Any profit or gain arising from receipt of such money or any other asset shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of such person for the previous year in which such money or other asset was received. जब मेरा इंश्योरेंस रिसीट होता है, जैसे कम से अपना प्रॉपर्टी हम खत्म हो गया मेरा, ठीक है, तो उस केस में ही मेरा वो असेट चला गया, तो उस ईयर में वो टैक्सेबल ना होकर के मेरा कब टैक्सेबल होगा, जब हमको कुछ पैसा वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तब. उसके बाद कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल असेट एज स्टॉक एंड ट्रेड. अभी जस्ट हम बताएं कि समटाइम्स क्या होता है कि अपना कैपिटल असेट को हम लोग क्या कर देते हैं, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि अपना कैपिटल असेट को जो है ना, वो कैपिटल असेट को हम लोग को क्या करना होता है, स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर करते हैं. तो उस केस में हम देखते हैं कि हमको कैपिटल गेन भी आता है, बिजनेस इनकम भी आता है. तो जो मेरा कैपिटल गेन आता है ना, वो कब आता है आपको, किसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन और बिजनेस इनकम कैलकुलेशन बताते हैं. बिजनेस इनकम का जब जो हम कैपिटल असेट अपना स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर किए हैं तो उसको हम सेल करेंगे, ठीक है, तो उस समय हमको जो पैसा आएगा वो उसमें से माइनस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, वो जो कैपिटल एसेट स्टॉक एंड ट्रेड कन्वर्ट हुआ है, तो उससे जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे इनकम, बिजनेस इनकम. ठीक है, अब मेरा कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, उस दिन क्या था और मेरा ओरिजिनल कितने पे हम एक्वायरी किए थे. इन केस ऑफ कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, तो उस केस में मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो उसके बाद जो मेरा एंड रिजल्ट आएगा वो मेरा कैपिटल गेन्स होगा. ठीक है, नाउ इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी कंसीडर्ड इन रिलेशन टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड. नाउ इसमें ये दो चीजें निकला, तो इसका टैक्सेबिलिटी कब होगा. जनरली क्या होता है कि मेरा जब ट्रांसफर हो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाता है, बट इन दिस स्पेसिफिक केस इसमें क्या होगा, आपका टैक्सेबिलिटी कब आएगा, जब आपका वो कैपिटल असेट जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है, जब उसको हम सेल करेंगे, तो जिस ईयर में वो सेल कर रहे हैं दैट ईयर द बोथ कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम बी चार्ज टू टैक्स. ओके,
इसमें कुछ उसके बाद आपका 3 कंडीशन कवर हुआ। इसके बाद एक और कंडीशन आता है, थर्ड कंडीशन, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट है ना, जैसे आपको हम बताया कि आपका प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, रोड बनाना है, बट आपका रोड के किनारे ही आपको बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेता है, बदले में आपको कंपनसेशन देता है। तो जो कंपनसेशन देता है तो उसको हम टैक्सेबल कर देते हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। Okay, chargeable as an income of the previous year in which such compensation is received. For cost of improvement, it is taken as nil. Compensation received in persons of interim order deemed is as income chargeable to tax in the year of final order. तो कभी कभी क्या होता है कि हमको, मेरा केस चल रहा है उस लैंड पे, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम 5 लाख देंगे बट हमको चाहिए 50 लाख, तो गवर्नमेंट उस केस में केस चल रहा है, तो कुछ पार्ट पैसा हमको मिल रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल द फाइनल ऑर्डर इज पास रिगार्डिंग द गिविंग ऑफ द कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंपलसरी ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, the same shall not be treated as chargeable to tax and same shall be chargeable to tax in the year in which the final order has been passed. Okay, इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडेशन। अब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, मतलब उसका लाइबिलिटी मेरा बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू असेट्स, तो कंपनी को लिक्विडेट होना पड़ रहा है। तो लिक्विडेट होता है कंपनी, तो उस केस में मेरा टैक्सेबिलिटी आता है, तो उसका टैक्सेबिलिटी का कुछ कंडीशन है। तो जब हम लिक्विडेट करते हैं असेट, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनीज एंड लिक्विडेशन, तो जब लिक्विडेशन आता है तो अब IBC में भी आप पढ़ोगे, जब आगे जाके के सेक्शन है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें जब आप आगे जाके पढ़ोगे, जब कंपनी का लिक्विडेशन में जाता है तो उसके जो भी असेट्स बचे कुछ है ना, वो सारे क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो भी काइंड ऑफ ट्रांसफर है, कंपनी का असेट ट्रांसफर हो रहा है यूजर क्या बोलते हैं आपको, शेयर होल्डर्स को या फिर कोई भी क्रेडिटर्स को, तो वो ट्रांसफर है। तो टेक्निकली इसमें कैपिटल गेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसका कैपिटल गेंस किसके हाथ में आएगा, आपका यूजर्स के हाथ में, कैपिटल गेंस आएगा आपका कंपनी के हाथ में, ठीक है, कंपनी के हाथ में आना चाहिए, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। सेक्शन 46 डील करते हैं, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इन हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हैंड्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 46 ने क्लियरली लिखा है, ठीक है। तो नो कैपिटल गेन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑन टैक्स liability in hands of shareholder, distribution attributable to the accumulated profit of the company, तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर accumulated profit इतना कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है असेट्स को, तो उसको आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम IOFS अपना को पढ़ा रहे थे, उसमें ये सेक्शन आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन अकाउंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंड ऑफ द accumulated profit of the company, the same will be deemed as same will be considered as a deemed dividend. Now, money received plus fair market value of asset distributed minus deemed dividend of section 222 subsection C, clause C, FBC or for the purpose section 48 to be considered for computing the capital gain hands of the shareholders. तो कभी कभी क्या है कि इसका कैपिटल गेन शेयर होल्डर्स के हाथ में आएगा, तो उसको मनी रिसीव हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, बदले में कितना डिम डिविडेंड माइनस को माइनस करने के बाद, तब भी अगर लेट सपोज की कंपनी का आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 करोड़ था, बट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 5 करोड़, तो 1 करोड़ तक का तो आपका डिम डिविडेंड मान लिए। अब 1 करोड़ से ऊपर जो 5 करोड़ कर रहा है, लेट सपोज हमको 5 करोड़ मिल रहा है कंपनी से, ठीक है, कंपनी एक यूज़र को 1 करोड़ दे रहा है और 1 करोड़ दे रहा है, फिर 5 करोड़ दे रहा है, तो 1 करोड़ तक का उसका रिजर्व है पर के शेयर होल्डर्स के अंडर में, बट 5-5 करोड़ तक का आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट 1 करोड़ तक का उसका रिजर्व है। तो 4 करोड़ जो डिफरेंस आ रहा है मेरा, उसको पे मेरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। 4 करोड़ माइनस फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 क्या लेंगे, टू बी कंसिडर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स उसको कितना एक्वायर किया था, उसको लेकर के वहाँ से माइनस करेंगे, तो मेरा नेट कैपिटल गेन्स आ जाएगा। अब बाईबैक होता है, तो बाईबैक का केस में क्या है मेरा कि इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, उसको हम एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी होगा, कंपनी में हाथ में होगा या फिर शेयर होल्डर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के हाथ में होगा। दूसरा, बाईबैक ऑफ द शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी अदर देन द डोमेस्टिक कंपनी, और बाईबैक ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। 3-4 केसेस है। तो टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में होगा, कंपनी के हाथ में होगा या फिर आपका शेयर होल्डर्स ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के हाथ में होगा। बाईबैक होगा डोमेस्टिक कंपनी, बाईबैक ऑफ होगा कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, एंड बाईबैक ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। तो कंपनी के हाथ में क्या होगा, पहला केस में आपका बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी में सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 23.296%,
ठीक है। इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी अदर देन द डोमेस्टिक कंपनी तो नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ द कंपनी। फिर सेम केस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का अगर बायबैक हो रहा है तो इस केस में भी आपका कोई भी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ द कंपनी। Now, shareholders of specified securities, income arising to shareholders exempt under section 1034A, whereas income arising to shareholders taxable under section 46A, income arising to shareholder of specified security taxable as under the head capital gain under section 46A। तो सेक्शन 46 हो गया आपका लिक्विडेशन वाला जो बताया अभी हम। अब लिक्विडेशन के टाइम पे जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको टैक्सेबल नहीं मानते हैं, बट अगर सेम चीज शेयर होल्डर्स का में टैक्सेबल होता है, ठीक है। वैसे अगर बायबैक का केस में हम बात करें तो कंपनी के केस में जब मेरा बायबैक हो रहा है तो कंपनी के केस में अगर आपका जो बायबैक होता है, डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रहा है तो उस केस में कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 23.296%, ठीक है। और वही अगर बायबैक कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कर रहा है तो कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अगर बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कर रहा है कोई कंपनी तो उस केस में भी उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है। बट शेयर होल्डर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर्स एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि पहले केस में पे कर रहा है कंपनी, तो पहला केस में मेरा क्या होगा, शेयर होल्डर्स का हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। बट दूसरे केस में कंपनी पे नहीं कर रहा है तो उस केस में टैक्सेबल होगा, और तीसरे केस में भी शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का तो पूरा भी डेफिनेशन हम क्लियर कराए आपको। अब ट्रांसफर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानते कि टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। गिफ्ट और विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट गिफ्ट है उस सबको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से होल्डिंग कंपनी टू होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय ए कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 47 सबसेक्शन 4। कंडीशन क्या है, पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। Okay, now fourth, transfer of capital asset by subsidiary company to 100% holding company being an Indian company, तो उसको भी नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल asset by amalgamating company to amalgamated company in scheme of amalgamation, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल asset by demerged company to demerging company to the resulting company। फिर वैसे ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ शेयर by resulting company in a share। Now transfer of share by shareholder in scheme of amalgamation and transfer by a shareholder in scheme of amalgamation of a share held by him in the amalgamating company. The transfer is made in consideration of allotment to him of any shares in the amalgamated company except where the shareholders itself is the amalgamated company। ठीक है। Now transfer of a government security outside India by non-resident to non-other resident, redemption of sovereign gold bond, उस transfer capital and reverse mortgage। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर्स। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएबल असेट्स होता है मेरा और एक होता है नॉन डेप्रिसिएबल असेट। तो डेप्रिसिएबल असेट के केस में मेरा जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का कुछ इस तरीके से होगा। ट्रांसफर डेप्रिसिएबल असेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50 जो बात करता है अगर V ग्रेटर देन C, V क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मेरा C मतलब ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट अक्वायर्ड इन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द असेट, अगर ये तीनों अगर मेरा V ग्रेटर देन C, V मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और C मतलब हो गया आपका ओपनिंग WDV ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर आप कितना असेट अक्वायर किए प्लस एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द सच ट्रांसफर ऑफ असेट, तो उसको V ग्रेटर देन C पहला को चेक करेंगे। अगर ऐसा है द आंसर इज यस, तो V माइनस C इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर नहीं है तो डज द ब्लॉक सीजेस टू द एग्जिस्ट, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, द आंसर इज यस, तो C माइनस V इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वेयर ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट। C माइनस V इज द क्लोजिंग WV ऑफ द ब्लॉक। तो अगर ऐसा नहीं है तो C माइनस V क्या बोलते हैं आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग WV ऑफ द ब्लॉक। तो सिंपल है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन आपका हम क्या बात कर रहे थे, ओपनिंग WDV प्लस अक्वायर्ड कितना हुआ प्लस कॉस्ट इनकर्ड हुआ। अगर V ग्रेटर देन C द आंसर इज यस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन ब्लॉक है ही नहीं, द आंसर अगर यस आता है, ठीक है, तो उसके इसमें C माइनस B शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर नहीं ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो C माइनस B इज द क्लोजिंग WV ऑफ द ब्लॉक। Now, cost of acquisition in case of power sector, section 50A बात करता है। WDV is defined in section 43(6) shall be cost of acquisition. Now, एक एग्जांपल हमने लिखा है, अंकित एंड कंपनी sole proprietorship firm own 6 machines put in use of the business purpose in March 22. The depreciation on this machine is chargeable at the rate of 15%. The opening balance of this machine after providing depreciation for the
previous year 22-23 was 8,50,000. 3 of old machines sold on 10th June 2023 for 11 lakhs. A second hand plant was bought for rupees 8,50,000 on 30th November 2023. You are required to determine the claim of depreciation for assessment year 2024-25, compute capital gains liable to tax for assessment year 2024-25. If Ankit and company had sold the 3 machines in June 2024 for 21 lakh, what would be their different in answer? तो पहला का आंसर आपका ये होगा कि इसमें क्या केस है कि एक अंकित एंड कंपनी सो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके पास 6 मशीन है, ठीक है, मार्च में। अगर डेप्रिसिएशन उसके 3 मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मशीन इज चार्जेबल, डेप्रिसिएशन क्या है 15%। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस मशीन आपसे चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23, वो आपका 8,50,000 है। 3 मशीन को हम बेच देते हैं फॉर रुपीज़ 11 लाख। और सेकेंड हैंड मशीन को भी हम खरीदते हैं 30 नवंबर 2023 को, ठीक है। तो अब कंप्यूटेशन करना है हमको डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट 24-25, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 8,50,000, परचेज कितना किया 8,50,000 का, सेल कितना कर रहे हैं 11 लाख में। तो WDV क्या आ रहा है 31/2024 को आपका 6 लाख का आ रहा है, ठीक है। तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या लगेगा 6 लाख इंटू 15% इंटू 1/2। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ कंप्यूटेशन इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये आपका सेक्शन 50 क्या है वो कब इन्वॉक होगा, जब कोई एक असेट जिसको हम बेच रहे हैं फॉर कंसिडरेशन वो ज़्यादा है ब्लॉक ऑफ असेट से, तब व्हेन ऑल असेट आर ट्रांसफर्ड ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ, उसमें हो रहा है तब व्हेन ऑल द असेट आर ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तब आएगा आपका कैपिटल गेन। सीन इन द फर्स्ट 2 केसेस द सेल कंसिडरेशन ग्रेटर देन WDV, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन थर्ड केस सिंस सेल कंसिडरेशन लेस देन WDV ऑफ द ब्लॉक, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। नो कैपिटल गेन इन दिस केस एज सेल कंसिडरेशन इज लोअर देन द WDV ऑफ द ब्लॉक। सेल कंसिडरेशन इज लोअर देन द WDV ऑफ द ब्लॉक। तो सेल कंसिडरेशन मेरा 11 लाख का है, ये सेल कंसिडरेशन मेरा 11 लाख का है और WDV ऑफ द ब्लॉक जो है मेरा उससे कम आ रहा है, तो इस केस में मेरा आपका कैपिटल गेन्स नहीं है। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन 21 लाख का लेस ओपनिंग वैल्यू प्लस असेट परचेज, तो इस हिसाब से 4 लाख का है। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन्स ऑफ मार्केट लिंक डिवेंचर्स, अब आजकल बहुत थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चला हुआ है। सेक्शन 50AA जो बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक debenture, in case of market linked debentures, the transfer of unit of a specified mutual fund or a market linked debenture will have overriding effect in spite of anything contained in section 2 clause 42A defines short term capital asset as a specified mutual fund acquired on or after 1 April 2023, ठीक है। A mutual fund where not more than 35% of its proceed is invested in the equity shares of a debenture domestic company. However, the percentage of equity share will be computed based on the average daily closing figure. A market linked debenture क्या है, underlying principal component in form of debt security and that return are linked to market and which the SEBI has marked as market linked debentures. Market linked debentures जिसको SEBI ने मार्क कर रखा है कि market linked debentures है, उसको market linked debentures बोलेंगे। कंपटीशन क्या होगा, full value of consideration minus cost of acquisition, एक्सपेंस लिंक डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मार्केट लिंक डिवेंचर के केस में चार्जेबल होगा आपका चार्जेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, नो रिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एसटीटी नहीं मिलेगा हमको। तो मार्केट लिंक डिवेंचर्स अगर आपका पास है, अगर उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा चार्जेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। नाउ कैपिटल गेन्स ऑन स्लम सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी क्या होता है कि बहुत बड़ा ये एंटिटी है, ठीक है, तो वो अपना एक पार्टिकुलर असेट को ना बेच करके कुछ ग्रुप ऑफ असेट जो को एक हाईलाइट एंड आपको बोल कर रखा है कि ये मेरा अंडरटेकिंग है, जिसको प्रेजेंटेड विच इज ट्रीटेड बाय द सेलर एज एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मीन्स कि ग्रुप ऑफ असेट्स, ठीक है, where the value of each of the asset is determined in such a way that a single value is representing the value in respect of entire assets. तो इस केस में हम लोग 2 चीज़ चेक करते हैं कि मेरा कैपिटल गेन स्लम सेल जो कर रहे हैं अंडरटेकिंग का, उस केस में आपका कब टैक्सेबिलिटी आएगा। अगर इज द होल्ड अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ बिफोर ट्रांसफर से पहले अगर 36 मंथ से ज़्यादा अगर हम होल्ड करके रखे हैं, अगर आंसर मिलता है यस तो रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर द आंसर इज नो तो रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी अवेलेबल इफ द अंडरटेकिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%। रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स
कंप्यूटेशन कैपिटल स्लम सेल कैसे मानेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसको इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट है उसको हम बोलेंगे कि आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसका कैसे होगा, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 और हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2, उसका दोनों में से जो हायर होगा उसको हम एफबीसी लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से माइनस करेंगे डिम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्थ होता है, तो नेटवर्थ का कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उससे पहले हम एफबीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या होगा, हायर ऑफ एफबीसी एफएमबी 1 एफएमबी 2। एफएमबी 1 क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू 1, मतलब एफएमबी ऑफ कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर सिंपल हम क्या करेंगे, आपका वो कैलकुलेट कर देंगे इनका फेयर मार्केट वैल्यू। तो एक वो हो गया एफएमबी 1। एफएमबी 2 क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिसीव्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो भी कंसिडरेशन हमको रिसीव होता है उसको लेंगे एफएमबी 2। तो एफएमबी 1 वर्सेज एफएमबी 2 देखेंगे, दोनों में से जो हायर उसको हम क्या बोल देंगे, एफबीसी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हम अपना कैलकुलेशन ये हो गया मेरा। उसके बाद फिर हम जो डिम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ, तो नेटवर्थ का कैलकुलेशन क्या होगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट ऑफ द अंडरटेकिंग। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट का एग्रीगेट वैल्यू को हम ले लेंगे कि आपका एग्रीगेट वैल्यू टोटल असेट विल बी टेकन लिया जाएगा, उसमें से हमको माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग अपीयरिंग, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो उसमें एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट हमको निकालना है, तो उसके इससे हमको एक चीज इग्नोर करना होगा जो इंपॉर्टेंट है, इग्नोर रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट। ठीक है, अब इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मेरे पास जो असेट है वो डेप्रिसिएबल असेट है, तो उसका डब्ल्यूडीवी एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 क्लाउज सी ले लेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो वैल्यू उसका नील होगा। इन केस ऑफ कैपिटल असेट वेयर होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD, तो उस केस में हम नील लेंगे। अगर उसके बाद भी कोई असेट बचता है तो उसका हम बुक वैल्यू लेंगे। तो मेरे पास एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट के लिए क्या देखना है, पहले डेप्रिसिएबल असेट्स है तो उसका सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 क्लाउज सी, सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 क्लाउज सी के हिसाब से ले लेंगे वैल्यू। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा मेरे बुक्स में तो उसका नील लेंगे वैल्यू। अगर कोई ऐसा सेट है जिसको हम जिसके अगेंस्ट हम एक्सपेंडिचर 100% ले चुके हैं तो उस केस में अंडर सेक्शन 35 AD, तो उसमें वैल्यू मेरा आएगा नील। इन केस ऑफ एनी अदर असेट बुक वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरा टोटल असेट का वैल्यू आ गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या आपका टोटल असेट के वैल्यू में से आपका हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ का, तो उससे मेरा नेटवर्थ आ जाएगा। ठीक है, नाउ कैपिटल असेट्स डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कहाँ पे कुछ ऐसे 3 सेक्शंस हैं जहाँ पे डीम्ड फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसमें कैटेगरी क्या है, लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ, ऐसा कुछ होगा। तो सेक्शन 50C, फिर 50CA है और 50D है। ठीक है, तो एक करके हम पढ़ते जाते हैं। 50CA 50 हम पहले पढ़े 50C। इसमें हम देखते हैं कि क्या मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू greater than if stamp duty value is greater than 110% of consideration received or occurring as a result of transfer। अगर ऐसा केस है तो उस केस में मेरा डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, इन दैट केस डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कभी कभी क्या करते थे ये लोग कि मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 है तो उसको हम ट्रांसफर करें 50 रुपये में, तो इस चीज़ के चक्कर में तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 हो जाता नॉर्मल सिनेरियो में। तो गवर्नमेंट फिर क्या किया कि कैपिटल असेट उसके लिए 3 सेक्शंस बना दिए, सेक्शन 50C, 50CA एंड 50D। सेक्शन 50C डील करता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ से। तो लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आ रहा है अगर वो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल है तो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। ठीक है, इसका 2 केस है। अगर डेट ऑफ ट्रांसफर अगर आपका डिफरेंट है, डेट ऑफ ट्रांसफर इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, date of transfer is different from date of acquisition and the whole of the part of the consideration received by way of account paycheck or account paycheck, bank draft or ECS or other electronic defined modes, in that case stamp duty value on date of acquisition shall be deemed full value of consideration। तो deemed एक date of acquisition होता है और एक होता है date of transfer। तो अगर आपका date of acquisition is different from date of transfer और उस केस में आपका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन में अगर कोई भी पैसा आप सामने वाला पार्टी को पे किए हो थ्रू अप्रूव्ड चैनल मोड्स लाइक अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECS, ऐसा कुछ मोड से ट्रांसफ़र किए हो, इन दैट केस आपका डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना उसको ही मान लिया जाएगा डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन आप नहीं दिए हो इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
नाउ उसके बाद इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर एज द केस में बी इज लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड, देन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी कंसिडरेशन सो रिसीव्ड। तो नॉर्मल था। अब इसके लिए दूसरा इसमें और केस है वेयर द एओ असेसिंग ऑफिसर रेफर्स द वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ टू द वैल्यूएशन ऑफिसर ऑन द असेसिस क्लेम दैट द STV is greater than FMV of the property on the date of transfer and the STV has not been disputed in any appeal or revision or any reference has been made before any other authority court or high court if the valuation by valuation officer। अगर समटाइम्स क्या होता है असेसिंग ऑफिसर और क्या करता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू को पकड़ता है, तो इन डैट केस अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से जो मेरा वैल्यूएशन आ रहा है वो ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यूएशन जो आ रहा है वो लोअर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो वैल्यूएशन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर को हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे वैल्यू। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हैज बीन अडॉप्टेड एज ऑफ FBC एंड सब्सिक्वेंटली द वैल्यू इज रिसीव्ड इन एनी अपील और रिवीजन वैल्यूज और इन सच विल बी आपका डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब बात करते हैं, इससे पहले लैंड बिल्डिंग और बोथ का केस क्लियर हो गया। अब अनकोटेड शेयर्स में बात करते हैं। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, तो इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो FBC ऑफ सच शेयर डिटरमाइन द प्रिस्क्राइब मैनर सेल। अनकोटेड शेयर का जो टेक्निक है ये कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ये मेरे फाइनल्स में दिए हुए, वहाँ से आप लोग फाइनल लेवल में जाओगे तो पढ़ोगे। तो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में अगर कोई मेथड है वहाँ पे उस तरीके से अगर आप डिटरमाइन करते हो वैल्यू, वो वैल्यू मेरा एज़ कम्पेयर टू द फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब जो वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं कंसिडरेशन जो कर रहे हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर जो हम निकालते हैं उस फार्मूला के थ्रू, उस मेथड के थ्रू, वो मेरा वो ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू जो मेथड के थ्रू आ रहा है उसको लेते हैं। Any capital asset where the consideration received or received as a result of the transfer of such capital asset by the assessor is not ascertainable or cannot be determined, then in that case the fair market value of the said asset on date of transfer shall be considered as fair market value or full value of consideration। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन फेल्यूर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। समटाइम्स क्या होता है कि टैक्स कि हम लोग अपना कुछ किसी के साथ ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि अपना ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तुमको, बट हम वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते ड्यू टू रीज़न कि कुछ कोई भी रीज़न हो कि मेरा पैसा नहीं आ पा रहा है ऐसा कुछ, तो इन डैट केस जो फेल्यूर हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में हम जो पैसा उससे रिसीव किया उसको फॉरफिट करते हैं। तो अगर फॉरफिट करते हैं तो उस केस में जो पैसा हम फॉरफिट किए उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, और वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो उसके लिए दो कंडीशन दिया है कि क्या एडवांस जो हम रिसीव किए थे और फॉरफिट कर रहे हैं 1/4/2014 से पहले या 14 ऑन और आफ्टर 1/4/2014, अगर उससे पहले कर रहे हैं तो इन दैट केस एडवांस फॉरफिटेड टू बी डिडक्टेड वाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। इन दैट केस हम लोग क्या करते थे कि जो उनको एडवांस पैसा उससे क्या बोलते हैं एडवांस फॉरफिट हुआ है, ठीक है, तो उसको हम माइनस करेंगे जब हम अपना कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे उसमें से हम उसको माइनस करते थे। तो इन दैट केस टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन टू द ईयर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। अगर दूसरा केस दिया है कि अगर फॉरफीचर 1/4/2014 और उसके बाद का एडवांस आया था उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो एडवांस फॉरफिट टू टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 9 टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस। तो पहले क्या ऐसा होता था कि उसका टैक्सेबिलिटी जब एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे थे तो वहाँ से माइनस करके दिखा रहे थे, बट अभी हम क्या करते हैं इस केस में अभी 1/4/2014 इसके बाद हो रहा है तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लाउज 9 पे हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पूरा डिटेल बेसिक्स आपको समझाया कि कैपिटल गेन्स में क्या क्या है। तो अभी क्विक मैं 2 मिनट में आपको समराइज करता हूँ कि कैपिटल गेन्स में मेरा क्या होता है। तो कैपिटल गेन्स में हम लोग बात करते हैं कि कोई भी गेन प्रॉफिट और गेन जो हमको अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो उसके कुछ मेथड्स दिए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब मानते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब मानते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ गया, तो उसका मेथड अलग अलग है कैलकुलेशन का जिसके हम कैपिटल गेन लेकर आते हैं। फिर दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग एग्जेम्पशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग एग्जेम्पशन है। उसके बाद फिर मेरा नेट कैपिटल गेन टैक्सेबल आ गया,
अब रेट पे आते हैं। अब रेट भी 4 कैटेगरी का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 2 है, लॉन्ग टर्म के लिए 2 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसमें आपका 111 ए और 111 ए और 111 आता है। तो 111 ए आता है तो उसके लिए 3 असेट्स दिए हुए हैं मेरे पास, कैपिटल असेट। अगर वह उसको अगर वो सब मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आता है तो उसका टैक्सेबल होगा रेट दिया हुआ है वहाँ पे 15% का। और वही अगर आपका अदर देन दिस जो 4 कैटेगरी जो मेरा 111 ए में कवर हो गया, उसके बाद जो बच गया उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से कर देते हैं। अब वही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है, उसमें भी 2 रेट है, 112 ए और 112। अगर 112 में आता है तो उसके इसमें 10% आएगा इफ़ इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स करते हैं तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट्स करते हैं तो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट करते हैं तो ठीक है। अदर देन आ गया तो आपका उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपको 20% से टैक्सेबल कर देते हैं या फिर 10% एज द केस में भी, ठीक है। तो ये मेरा कुछ रेट के बारे में था, आपका रेट ऑफ टैक्स किस रेट से हम चार्ज कर रहे हैं हम लोग। अब रेट हो गया, टैक्सेबिलिटी हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पशन सेक्शन है। तो एग्जाम्पशन के लिए मैं सेपरेट कंप्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरे अच्छे से आपको एग्जाम्पशंस पढ़ाऊँगा कि क्या क्या किस हेड में क्या क्या एग्जाम्पशंस होते हैं, जिसको लेकर के हमेशा सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि वो अप्लाई नहीं कर पाते कि ये लॉन्ग टर्म वाला है कि शॉर्ट टर्म वाला है। तो उसको मैं अच्छे से ट्रिक्स से अपने नोट्स में बना करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जस्ट 1 minute, आई एम क्रॉस चेकिंग वन थिंग। Whatever rate I just mentioned was that okay, rate 112A I have mentioned 10%, that was the right. okay, तो अभी मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको कंप्रिहेंसिव इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है द एग्जाम्पशन का, वो मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा 10 to 15 मिनट्स। आप 2 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। एक वो हो गया। उसके बाद फिर आपका पीजीपी हेड बताऊँगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स वो कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। और फिर मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ आपके शॉर्ट्स के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 मिनट में, जिसको आप ऐसे भी सुन सकते हो, जिससे आपके दिमाग में बैठते जाएगा, जो कि आपको एमसीक्यू के लिए भी हेल्प करेगा। ओके, तो डैट मच फॉर दिस वीडियो। एंड एक वन मोर थिंग कि जैसे मैं अपने सारे वीडियोज़ में करता हूँ, इसमें मैं अपना जो हैंड रिटन नोट्स है अलॉन्ग विथ आईसीए का मॉड्यूल, वो दोनों अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जस्ट इसको एक बार वीडियो सुने और साथ साथ में नोट्स को रेफर करें, फिर मॉड्यूल जाएँ और वहाँ पे सिंपल आप रेट देखते जाएँ कि 100% कवरेज हो गया है सारा आपका। 1-2 बार सुनेंगे आपको कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक रहा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का, वो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा उसके लिए सेपरेट सेशन लेकर के, जहाँ पे मैं सब क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।